So, hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. Now let's begin. Share the screen. I hope कि slides आप लोग को visible हो. Okay. And जैसा कि कल हम लोग लास्ट क्लास में जो है सो हिस्ट्री को कम्प्लीटली डिफाइन किए थे, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं समझा दिया था और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर के इंड कर दिया था, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में जो मैंने जो जहाँ पर मैं खत्म किया था वो यही कि मतलब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए हैं. ठीक ना. लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी को भी मतलब दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, रिलीजियस एंड नॉन नॉन रिलीजियस. रिलीजियस में जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को, इसमें कुछ वेदास वगैरह जो बुद्ध एंड जैन टेक्स्ट हैं वो सब, और वेदांग उपनिषद वगैरह जो भी मल्टीपल जो धर्म से रिलेटेड जो है वो हम लोग पढ़ते हैं. और नॉन रिलीजियस जो इंडियन पोइट्स हैं या ट्रेवलर्स हैं, एपिक्स वगैरह कुछ लिखा गया, कोई ड्रामा वगैरह है तो उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं. और जहाँ तक बात है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, इसमें हर वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो धरती से खुदाई पे निकला है, चाहे वो कॉइन्स हो या सील्स हो या फिर घर और बिल्डिंग के का जो अवशेष जो रह जाता है वो सब. तो मल्टीपल चीज़ें हैं, हम लोग आगे बढ़ के पढ़ते चलेंगे. ओके. तो हम लोग शुरू करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से. और सबसे पहले इसमें आता है न्यूमिस्मैटिक. न्यूमिस्मैटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स. इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ कॉइन्स. अब जहां तक सबसे पुराना कॉइन का बात है, जहां तक सबसे पुराना कॉइन का बात है तो वो आईबीसी के साइड से मिला गया है, लिया गया है. अब जनरली जो है सो मतलब ऐसा एक है कि मतलब जो आईबीसी के जो पीपल थे वो ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स का बहुत कम यूज करते थे. ठीक है. जनरल जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम पे था. बार्टर सिस्टम मीन्स कि मतलब वस्तु विनिमय. वस्तु विनिमय. वस्तु विनिमय. वस्तु विनिमय मतलब क्या होगी, सपोज यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है ए और इसका नाम है बी. ठीक ना. अब इस बंदे के पास व्हीट है, इस बंदे के पास राइस है. अगर बी ए को राइस चाहिए तो वो बी से ले लेगा, और अगर बी को व्हीट चाहिए तो वो ए से ले लेगा. मतलब जो दोनों का डिमांड है एक दूसरे से मीट करके अपना एक्सचेंज कर दिया. रेट आपस में मतलब 5 किलो अनाज के बदले 5 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल, इस तरह से अपना मतलब डिसाइड कर देता था वो लोग. ठीक ना. लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होता था, जब जब मान लीजिए कि ए को तो राइस चाहिए लेकिन बी को व्हीट नहीं चाहिए, बी को चाहिए टमाटर टोमेटो. तो इस तरह का दिक्कत इसमें होता था. तो यही है बार्टर सिस्टम, जो हम लोग सामान का जो एक्सचेंज कर देते हैं. कॉइन्स का बहुत रेयरली यूज किया जाता था, लेकिन जो सबसे पुराना कॉइन है उसी टाइम में दिया लिया गया. और ऐसा मतलब स्टूडेंट्स का ऐसा मतलब मानना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि ये जो कॉइन्स है ये लोग शायद यूज करते होंगे विदेशियों से ट्रेड करने के लिए. इनका ट्रेड जो है सो अफगानिस्तान से होता था. ठीक ना. फिर मेसोपोटामिया यानी कि आज का जो इराक का जो रीजन है, ठीक ना, टर्की, ये सब से इनका ट्रेड होता था. एक लापिस लाजुली करके स्टोन है, वो उसका ट्रेड अफगानिस्तान से होता था. तो मल्टीपल चीजें हैं उनका, उन सब का ट्रेड. और तो जो विदेश से जो ट्रेडिंग होती थी उसके लिए शायद कॉइन्स का यूज यहाँ पर किया जाता होगा. जहां तक शेप का बात है कॉइन्स का, तो शेप इज अराउंड रेक्टेंगुलर और स्क्वायर. व्हाट वी कैन से दैट शेप इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, जिसमें चार भुजा हो. अब वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे, सॉरी ऐसे तो नहीं, ऐसे भी हो सकता है. तो मतलब चार भुजा वाला होता था. ओके. मटेरियल का जहाँ जहाँ तक बात करें तो सिलेनाइट और जिप्सम से बना होता था. कुछ कुछ कॉइन्स ऐसे मिले हैं ना, आईवीसी के नहीं, आईवीसी के नहीं, कुछ कुछ कॉइन्स ऐसे मिले हैं जो
सिलेबस में जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को कि नंदा के बाद दो इन्वेजन हुआ था, एक ग्रीक इन्वेजन और उससे पहले एक हुआ था पर्शियन इन्वेजन। ठीक ना। तो ये जो पर्शियन इन्वेजन जो हुआ था, ये पर्शियन इन्वेजन हम लोग को मल्टीपल चीजें सिखा के गया। ये पर्शियन इन्वेजन ही हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन इशू करना सिखा के गया। यही पर्शियन इन्वेजन जो हम लोग घर में जो शुभ ज्योति जो हम लोग जलाते हैं, जो दिया जलाते हैं, वो हम लोगों को सिखा के गया। यही पर्शियन इन्वेजन जो है सो हम लोगों को कॉइन के ऊपर लिखना सिखा के गया। तो जो हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट जो 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 हम लोग लिखते हैं कॉइन्स के ऊपर, वो हम लोग पर्शिया से सीखे हैं, यानी कि पर्शिया यानी कि आज का ईरान। उसके बाद मॉडर्न करेंसी का जहां तक बात है, नंदा के बाद मौर्यन आए थे, तो उनका उनका करेंसी को हम लोग पर्ण बोलते हैं, पर्ण। पर्ण। ओके। और जहां तक गोल्ड कॉइन्स का बात है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक ने इसको इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड कॉइन गुप्ता रूलर्स ने इशू किया था, सबसे ज्यादा अमाउंट में। और जो सबसे शुद्ध सोने का होता है, जो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का था, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड। ठीक ना। आप पता नहीं किस कैरेट का होता होगा, लेकिन सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। ठीक है ना। तो ये जो 24 कैरेट गोल्ड है, ये किसने इशू इशू किया? तो कुशानाज ने इशू किया। उसके बाद जो सातवाहन रूलर आए थे, उन्होंने भी अपना कॉइन को मेंट किया। और खास बात क्या था कि उनका कॉइन लीड लीड यानी कि शीशा, शीशा से बना होता था। और उसके ऊपर प्राकृत लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा रहता था। किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में। जहां तक बात इंस्क्रिप्शंस का है, तो इंस्क्रिप्शंस हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं, तीन टाइप से। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट के लिए, एक रिलीजियस अनाउंसमेंट, और एक ग्रेट वर्क्स और वॉर विक्ट्री। मान लीजिए एक अच्छा एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अशोक का एक भब्रू अभिलेख है, भब्रू इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर है? तो ये है आज का राजस्थान। ठीक ना। अब ये जो आज का राजस्थान, ये जो भब्रू अभिलेख जो मिला है, तो व्हाट तो मतलब इसमें जो है सो एक जो बुद्धिज्म का जो त्रिरत्न है, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन जो है सो उसका मेंशन वहां पे मिलता है। तो भाभुर अभिलेख एक रिलीजियस अनाउंसमेंट के लिए यूज किया गया था। उसके अलावा जो ग्रेट वर्क्स और विक्ट्री होता है कि मान लो सपोज राजा कोई एक युद्ध लड़ा, उसमें जीत हासिल किया, या कोई बहुत बड़ा काम किया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, बाल विवाह पर रोक लगा दिया, कोई बहुत बड़ा काम किया, तो उसका भी चर्चा करता था अपने इंस्क्रिप्शंस पे। और जो शासन को लेकर के जो मतलब नियम वगैरह जो बनाता था, या उस यूं कहिए कि उस समय जो एक्ट वगैरह जो बनते थे और एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट के रूप में जानते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन यही तीन अनाउंसमेंट के लिए यूज किया जाता था। जो सबसे पुराना स्क्रिप्ट है, वो आईबीसी का स्क्रिप्ट है। ठीक ना, जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक। और जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जिसको पढ़ा जा चुका है, वो था अशोकन इंस्क्रिप्शन पे स्क्रिप्ट। अशोकन इंस्क्रिप्शन का जो स्क्रिप्ट है, वही अभी तक सबसे पुराना स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ा जा सका है, जिसको पढ़ने में सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। कब? 1837। ओके। ये टी पैंथर ये फर्स्ट आदमी थे जो अशोक के अभिलेख को मतलब डिस्कवर किए थे। ये इन अराउंड 1740 के आसपास है। एक बार ईयर कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन हैं, अब उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलता है हम लोगों को, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये भब्रू अभिलेख, इसके बारे में जो जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये भब्रू अभिलेख। ये अशोक, इसमें एक खास बात है कि ये बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि तो है ही। एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि बुद्ध ने अशोक ने जो है 261 बीसी में कलिंग पे आक्रमण किया था। और एकदम वहां पर जाकर के पूरा इधर खचाक उधर खचाक, पूरा T20 मैच चल रहा था, एकदम आईपीएल। ओके। तो यहाँ पर जो हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ है कि हिंदी में कहावत है कि 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। ठीक ना। उसके बाद इसने एकदम माथा पकड़ लिया, यार ये हाय तौबा, ये क्या हो गया, मेरे से पाप हो गया। तो इसने जो है सो भेड़ी घोष,
यानी कि युद्ध का जो युद्ध के मतलब लड़ करके जैसे अपना साम्राज्य को विस्तार करना करना उसको बोलते हैं भेड़ी घोष। ठीक ना। भेड़ी घोष को त्याग दिया और शुरू क्या किया, धम्म घोष। मतलब धर्म के आधार पे शांति से हम लोग अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और इसी धर्म धर्म के लिए जैसे उसने बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक। और यहाँ भभुर अभिलेख में उसी बुद्धिज्म का तीन तीन जो रत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, उसका जिक्र यहाँ पर किया। नेक्स्ट इसमें जो एक बात और जो है, अशोक ने अपने आप को पहली बार ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का शासक के रूप में बताया। अशोक ने अपने आप को मगध का शासक के रूप में बताया। इसके अलावा जो दो दो अभिलेख है मस्की, ये मस्की, हाँ ये मस्की, और ये गुर्जरा मध्य प्रदेश। मस्की कर्नाटका, गुर्जरा मध्य प्रदेश। अब इसमें अशोक ने अपने आप को खुद का नाम यानी कि अशोका, खुद के नाम अशोका, अशोक से संबोधित किया, अपने आप को खुद के नाम से बुलाया। ठीक ना। इसके अलावा जो रॉक एडिक्ट मिला है, ठीक ना, कहाँ, ब्रह्मगिरी कर्नाटका और नेटूर, ये भी कर्नाटका में है। ठीक ना। इसमें भी इसने अपने आप को अपने नाम से बुलाया, दैट इज अशोक। अब अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में ये उठता होगा यार, इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट में आखिर अंतर क्या है। ठीक ना। अब सपोज कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक लंबा एक काफी डिटेल में जो है अनाउंसमेंट करना है। ठीक ना। तो इस दोनों में मेन अंतर यह है कि एडिक्ट जो है एक बहुत बड़ा पत्थर पे करता था, बहुत ही बड़ा पत्थर। ठीक ना। एक बड़ा पत्थर लिया, उसके ऊपर अपना खुदवा दिया, तो ये हो गया आपको इंस्क्रिप्शन। और जहां तक बात, सॉरी, ये हो गया आपको एडिक्ट, ये हो गया आपको रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट। और जहां तक इंस्क्रिप्शन का बात है, एक छोटा कॉइन ले लिया या छोटा सा क्या बोलते हैं तांबा का बर्तन ले लिया, उसके ऊपर कुछ खुदवा दिया, तो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्क्रिप्शन। ठीक ना। तो आप जाहिर सी बात आप खुद देखिए, रॉक एडिक्ट जो है सो लंबा और विस्तृत जो अनाउंसमेंट होता है, जो मतलब बड़ा अनाउंसमेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा बात कहने के लिए रहता है, एक डिटेल वे में जो किसी मतलब कोई लॉ वगैरह को अनाउंसमेंट करना हो किसी चीज का, तो वो रॉक एडिक्ट में करेगा। और जो छोटा मोटा जो अनाउंसमेंट होता है, अमेंडमेंट वगैरह किसी भी लॉ में, तो वो इंस्क्रिप्शन से कर दिया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी कहीं आपको इंस्क्रिप्शन, ये दोनों मस्की कर्नाटका, गुर्जरा मध्य प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटका और नेटूर कर्नाटका, तो ये चार नाम देगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये इंस्क्रिप्शंस और रॉक एडिक्ट के खेल में कहीं आपको उलझा न दे यूपीएससी। तो ध्यान दीजिएगा, मस्की और गुर्जरा ये इंस्क्रिप्शंस है, और ब्रह्मगिरी और नेटूर ये दो कर्नाटका के रॉक एडिक्ट हैं। इस चारों में अशोक ने अपने आप को खुद का नाम अशोका से अशोका कह करके बुलाया है। उसके अलावा जो स्टार्टिंग में जो मिलता है एक बोगोज को इंस्क्रिप्शन से, जो कहाँ मिलता है, तो आज का जो ये जो बोगोज को जो ये आज का तुर्की में लाई करता है, यहाँ पर मिलता है। जो इसमें चार जो वैदिक गॉड है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासात्य, अश्विन, नासात को अश्विन बोलते हैं, उसका चर्चा मिलता है। और साथ में जो आर्यन का जो इन्वेजन होता है, ठीक ना, आर्यन इन्वेजन जैसा मतलब कहा जाता है जनरली, जो मैक्स मुलर की जो थ्योरी है, सर्वाधिक मानने वाला थ्योरी यही है कि आईबीसी के डिक्लाइन का मेन रीजन रहा था आर्यन का इन्वेजन। मैप की जगह ही नहीं है। सपोज कि दिस इज आवर इंडिया, यहाँ समथिंग जो है सो पाकिस्तान है, तो और इधर अराउंड और इसी एरिया में से क्या बोलते हैं आईबीसी के पीपल सेटल किया करते थे। तो ये इधर से आए और इनको धकेल दिया, और आज के डेट में ये लोग नीचे साउथ इंडिया में रहते हैं, जिनको हम लोग द्रविडियन बोलते हैं। ठीक ना। तो ये यही आईबीसी के पीपल हैं। और क्या बोल जो थ्योरी था आर्यन इन्वेजन का, वो बोगोज को इंस्क्रिप्शन से उसका कुछ एविडेंस मिलता है कि आर्यन का इन्वेजन हुआ होगा थ्रू खैबर पास। अब ये खैबर पास कहाँ पर है, ये खैबर पास आज का जो खैबर पख्तूनिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास
खैबर पख्तूनिया वहां पर है आज का, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और जनरली जो भी मतलब फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, चाहे वो पर्शिया और ग्रीक का इन्वेजन हो नंदा के टाइम में, या फिर जो मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का, जो बगदाद का गवर्नर था, वो सारे के सारे इन्वेजन ये खैबर पख्तूनिया पास से ही हुआ है। तीन जो एक अभिलेख जो मिला है, एक नक्शे रुस्तम पारसी पुलिस और बेहुस्तुन, ये ईरानी रूलर दारस प्रथम ने अपना इशू करवाया था, और ये बताता है ईरानी इन्वेजन इंडिया के ऊपर। अशोक के दो अभिलेख मिला है, अशोक का दो अभिलेख मिला है आज का पाकिस्तान में, एक है शाहबाज गढ़ी और दूसरा है मानसेरा। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में है, और ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है सो ईरान का स्क्रिप्ट अरमैक लिखा हुआ, हाँ, अरमैक से इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पर ईरानी इन्वेजन का एक और जो है सो क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिल गया। एक इन्फ्लुएंस तो यहाँ यहाँ पर मैं बताया आप लोगों को कि मतलब हम लोग कॉइन के ऊपर जो लिखना होता है, जो टेक्स्ट जो 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 हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग सीखे। इंस्क्रिप्शंस इशू करना ईरान से सीखे। अग्नि जो हम लोग आग जो जलाते हैं शुभ ज्योति, यानी कि जो दिया वगैरह जलाते हैं शुभ संकेत को मान करके, तो वो भी हम लोग ईरान से सीखे। और यहाँ पर एक और जो ईरानी इन्वेजन का जो इम्पैक्ट है, वो ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट दिखा जा सकता है, जो अरमेइक स्क्रिप्ट ईरान ईरान से मतलब प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट ये तो स्क्रिप्ट हो गया। लैंग्वेज का जहां तक बात किया जाए, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो पाया जाता है, ये सारे के सारे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। ठीक ना, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट मतलब प्राकृत लैंग्वेज। और इसका लैंग्वेज भी, इसको भी मतलब लैंग्वेज का कुछ मतलब फिक्स है नहीं, इसको लैंग्वेज में मतलब खरोष्ठी ही कहा जाता है। ठीक ना। नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब कि यही। अब इस एरिया में, यानी कि आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रीजन है, उस वहां पर जो भी मिला है अभिलेख, वो खरोष्ठी में है। और रेस्ट जो भी मतलब अभिलेख है, वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज में है। ओके, ये देखिए, ये देखिए शाहबाज गढ़ी मानसेरा जो मैं बताया था आपको, ये दिल्ली टोपरा। इससे दो शासक ने इससे मतलब इससे छेड़छाड़ किया था। एक तो मतलब फिरोज शाह तुगलक था, और दूसरा था जहांगीर। उसने भी छेड़छाड़ किया था अशोक के अभिलेख से। एक रूलर था समुद्रगुप्त, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक ना। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, एक प्रयागराज में अशोक का एक अभिलेख था, उसके ऊपर प्रशस्ति लिखवाया किससे, तो हरिसेन से। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। तो वही जो मैं बताया था, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, जो वैदिक लिटरेचर हम लोग पढ़ेंगे, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद आरण्यक उपनिषद दर्शन शास्त्र पुराण वेदांग उपवेद नीति शास्त्र, ये सब पढ़ेंगे। बुद्ध और जैन जैन टेक्स्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बुद्ध और जैन टेक्स्ट में दो टेक्स्ट है। एक बुद्ध का जो सुत्त पिटक है, उसका वो 5 पार्ट में मतलब 5 बुक में कंपाइल किया हुआ है। और उसी 5 बुक में से एक बुक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और ये जो है सो क्या बोलते हैं, और जैन टेक्स्ट में एक है भगवती सूत्र। अब ये दोनों जो बुक है ना, ये दोनों हम लोगों को प्रूफ देता है 16 महाजन पदार्थ। ओके। और जहां तक मतलब नॉन रिलीजियस सोर्सेज का, तो यही वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, और जो मैं बताया स्टोरी ड्रामा पोएट्री एंड ट्रेवलर ट्रेवलर अकाउंट। यहाँ पर जो इन जो मतलब नॉन रिलीजियस सोर्सेज हैं, उसमें इंडियंस भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं। अब फॉरेनर्स का जो टेक्स्ट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस इसलिए कि एक तो मतलब जो भी किस मतलब कोई भी जो मतलब लोकल्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो हम ही क्यों नहीं हो या फिर विदेशी क्यों नहीं हो, तो हम एक लोकल्स का तो मतलब एक होता है कि अपने इतिहास को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और दूसरे के इतिहास को कम करके बताते हैं। तो ये एक इशू है, ठीक ना। और दूसरा जो मेजर इशू है कि जो जो भी मतलब इंडियन जो मेजर जो पोइट वगैरह थे या फिर जो स्टोरी राइटर थे, तो उन्होंने जो है सो कि उनको जो है सो जो किंग्स थे उनके पैलेस में इनको सुरक्षा मिला हुआ था, वो इन्हीं के राज मतलब क्या बोलते हैं राज दरबार में रहते थे। तो इनका राइटिंग्स किंग्स के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो सकता था, लेकिन फॉरेनर्स का नहीं होगा। और हो सकता है किंग इन्फ्लुएंस किया भी हो, लेकिन फॉरेनर्स ने अपना जो देखा सच सच अपना लिख दिया। प्रॉपर सच ये भी नहीं होगा, जो भी है आगे पढ़ते हैं। वैदिक लिटरेचर को देखा जाए तो यहाँ पर 1500 से लेकर के 600 बीसी तक इसको कंपाइल किया गया। 1500 से लेकर के 900 बीसी तक जो है सो ये इस टाइम में सिर्फ ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था ये। और रेस्ट जो ये तीन वेद हैं इनका कंपाइलेशन हुआ था 900 से 600 बीसी तक। वैदिक लिटरेचर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक है श्रुति, दूसरा है स्मृति। श्रुति मतलब जो हम लोग देखा हुआ है, आंखों देखा, ठीक ना। और स्मृति मतलब सुना सुनाया स्टोरी की, एक ने किसी और को सुनाया, किसी और ने किसी और को सुनाया, किसी और ने फिर उसने किसी और को सुनाया और अंत में जाके किसी एक ने उसको लिख दिया। तो वही स्मृति मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी। और इसी में आ जाता है वेदांग, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, नीति शास्त्र, ये सब। और जहाँ तक श्रुति का बात है तो इसमें वेदाज, ब्राह्मणाज, आरण्यक, उपनिषद, ये सब हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का जहां तक बात है तो ऋग्वेद में देखिए 10 चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग मंडल भी बोलते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यूपीएससी कंफ्यूज नहीं कर दे। तो 10 चैप्टर और इसमें टोटल 228 सूत्र यानी श्लोक, जिसको मंत्र भी बोला जाता है, ठीक ना। तो 10 10 28 मतलब श्लोक है। कुछ जो टर्म्स जो यूज किया गया ऋग्वेद में, जैसे अघन्य नाम का टर्म टर्म है, तो वो गौ के लिए यूज किया गया। अघन्य मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड। उसके बाद गोपति, जो राजा होता था किंग, उसको मतलब गोपति बोलते थे, यानी कि जो कौ का सेवियर होता था। और कौ ही नहीं, वो सारे कैटल का सेवियर होता था, ठीक ना। और जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट में कैटल होता था उसको हम लोग बोलते थे गोधुली। गोमत एक मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए मतलब कुछ दिखाया गया था। और जहां तक ओल्डेस्ट चैप्टर का बात है तो सेकेंड से लेकर के सेवेंथ तक का जो चैप्टर है, जो दूसरा से लेकर के सातवां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो सबसे पुराना मंडल है। इसको वंश मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आ, कुछ 5 ऋषि थे, जिसमें एक विश्वामित्र और वशिष्ठ भी थे, जिनकी वजह से जो है सो क्या बोलते हैं एक 10 राजा का युद्ध भी हुआ था, जिसका जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके। और जो 10वां चैप्टर है, 10वां जो चैप्टर है ऋग्वेद का, उसमें हम लोग को मिलता है पुरुषोक्ता। पुरुषोक्ता मतलब चतुर्वर्ण व्यवस्था। अब चतुर्वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद में जो था, और चतुर्वर्ण व्यवस्था जो इस 3 टाइम में मिला है, चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण व्यवस्था जो इस टाइम पे मिला है यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड में, और चतुर्वर्ण व्यवस्था इस टाइम पे भी मिला है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जो ऋग्वेद का जो चतुर्वर्ण व्यवस्था जो था, it is something like it is something like in and around it is based on the work। ओके। सपोज कोई एक आदमी है जिसका ब्राह्मण कुल में मतलब ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो शासन करने का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस फैमिली में जन्म लिया है, कि ठीक ना, इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर अगर कोई क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो शासन करने का काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ओके। तो बेस्ड ऑन वर्क होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चेंज हो गया। और ये वंश मतलब कर्म के आधार पर ना होकर ये जन्म के आधार पर हो गया, कि आदमी काम कुछ भी करे, जिस परिवार में जन्म हुआ है उसी के मतलब वो क्या बोलते हैं वर्ण के अनुसार वो जाना जाएगा। किसी ने कोई अगर क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो फिर चाहे वो कुछ भी करे वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। ओके। तो समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट जो है सो हम लोग के पास है सामवेदा।
ये जो है सो वनस्पति के जो देवता है सोम, उनको डेडिकेटेड है। आप ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद का जो 9th चैप्टर है ना, 9वां मंडल, वो भी वनस्पति के देवता सोम को डेडिकेटेड है। और जो एंशियंट जो जो मतलब जो इंडियन इंडिया का जो म्यूजिकल कल्चर है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, आजकल का म्यूजिक नहीं, जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसका भी सोर्स हम लोग को सामवेदा से मिलता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, जिसको प्रोज एंड वर्ड्स यानी कि गद्य और पद में, पोएट्री के फॉर्म में इसको कंपाइल किया गया है। और इसको रिलीजियस इवेंट के दौरान ही मतलब इसका उच्चारण किया जाता है। इसको रिचुअलिस्टिक वेदास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रिचुअल्स मतलब देखे जाते हैं। जो मल्टीपल रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे सपोज बलि प्रथा, सती प्रथा वगैरह, जो जो रिचुअल जो होते हैं, मतलब वो पूजा पाठ स्तुति वगैरह हट हट करके, जो इस टाइम पे जो ऋग्वेद में जो जो था मेन, जो पूजा पाठ का जो तरीका था, वो सिर्फ स्तुति था। ज्यादा रिचुअल्स पे फोकस नहीं किया जाता था। यहाँ पर रिचुअल्स पे फोकस किया जाने लगा, स्तुति पर कम फोकस किया जाने लगा। स्तुति पर कम फोकस था, रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस था, बलि वगैरह ज्यादा दिया जाता था। तो और इसी के साथ में, इसी में है, इसलिए इसको कर्मकांडी वेद भी बोलते हैं। कर्मकांड बहुत ज्यादा है इसमें। ओके, जहां तक बात है अथर्ववेद का, तो अब ये देखिए, ये सारे के सारे जो वेद है ना, वो इस धरती पर जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक, इस धरती पर जो हमारे लाइफ में जो एक्टिविटी हो रही है, जो रियल एक्टिविटी हो रही है, उससे रिलेटेड है। ठीक, लेकिन ये जो अथर्ववेद है ना, वो ट्रांसेंडेंटल यानी कि हमारे लाइफ से दूर, मतलब किसी अदर लाइफ, मतलब किसी अदर वर्ल्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में है। सपोज कि इसमें इसमें आपको मिलेगा ब्लैक मैजिक, ठीक ना, विच क्राफ्ट, फिर ये देखिए विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र, गृह वास्तु, ब्लैक मैजिक, तो ये सब चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। चारों वेद को जहां पर अगर कंपाइल कर दें, तो चारों वेद को एक साथ बोला जाता है संहिता। लेकिन चारों वेद में से अथर्ववेद को हटा दे, अथर्ववेद को हटा दे, तो ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे त्रयी। त्रयी, और ये संहिता। ओके, अभी देखिए ब्राह्मणाज एंड पुरोहित। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशिक की। पुरोहित मतलब होता है कि पृष्ठ, पंडित, जो इसका उच्चारण करता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं होत्री। ये ऋग्वेदास नहीं होगा, ऋग्वेद होगा। ओके, सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मणाज है वो बहुत सारा है, ठीक ना, लेकिन जो 3 जो इंपॉर्टेंट है वो है पंचविश, षड्विश और तांडे। और इसका जो पुरोहित है वो है उदगाता। उसके बाद यजुर्वेद, इसका क्या है, शतपथ, और शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय और अधर्वयु इसका पुरोहित। उसके बाद अथर्ववेद को देखिए, तो ब्राह्मणाज क्या है, गोपथ, और पुरोहित ब्रह्मा। नेक्स्ट आते हैं आरण्यक। आरण्य का मतलब क्या होता है कि मतलब जो अरण्य, अरण्य से बना है आरण्यक। सबसे पहले अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। अरण्य मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में रह करके जो वेद का जो ज्ञान मिला, उसी को बोलते हैं हम लोग आरण्यक, ठीक ना। तो यही मल्टी बहुत सारे आरण्यक है, ये जो मतलब बस इतना ही जानिए इसमें कि ये जो फॉरेस्ट में रह करके जो ज्ञान मिला, उसको हम लोग बोलते हैं आरण्यक। नेक्स्ट जो है उपनिषद। उपनिषद मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान लेना। गुरु के समीप बैठ करके जो वेद का जो ज्ञान लिए हम लोग, उसको हम लोग उपनिषद में कंपाइल करेंगे। और एक जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उपनिषद का, वो है भगवद गीता। भगवद गीता मेरे पास होगा, मैं दिखा, अच्छा कैमरा ऑफ किया हूँ, दिखा दूंगा बाद में। ये भगवद गीता में अगर आप देखिएगा, तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं आपको, जब वो एक सेकंड में आपको फोटो भी दिखाता, नहीं रहने दीजिए, मैं अच्छा इसको बस मन की आंखों से समझिए। सपोज कीजिए कि ये कृष्ण कृष्ण जी है, विशाल रूप है, ये हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, ठीक। और ये भगवत गीता का फोटो एक बार देखिएगा, और ये है अर्जुन, यहाँ पर नीचे हाथ जोड़ करके अपना कृष्ण जी के पास बैठे हुए हैं। तो यहाँ गुरु कौन है, कृष्ण जी, और ये शिष्य कौन है, अर्जुन। तो गुरु के समीप बैठ करके जो नॉलेज लिए, उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद। और उसी का एग्जाम्पल है भगवत गीता। टोटल उपनिषद 108 से भी ज्यादा है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एक मुंडक उपनिषद है। क्यों, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। जाबलोपनिषद
जो 4 स्टेज ऑफ लाइफ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, वो जो है सो जावलोपनिषद से लिया गया। उसके अलावा जो कठोपनिषद है, वो देखिए उसमें से सो कन्वर्सेशन ऑफ नचिकेता और यम, ये दोनों का सोर्स हम लोग को मिलता है कठोपनिषद से। उसके बाद क्या है, वेदांग। अब वो ये वेदांग का जो जो है वेदांग लिखा गया था, वेदा का। अब वेदा जो है सो वो क्या बोलते हैं, जो भी मतलब ये चारों वेद है, ये संस्कृत में लिखे गए थे। अब उस समय हर किसी को संस्कृत समझ में आता नहीं था, तो ये मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग और के लिए जैसे वेदांग को लिखा गया था। और इसमें मल्टीपल चीजें हैं, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन यानी कि एजुकेशन, फिर कल्प, रिचुअल्स, ग्रामर, निरुक्त, छंद और एस्ट्रोलॉजी, ये सब इसमें है। अब इधर जो हम लोग जो पढ़े, ब्राह्मणाज, आरण्यक और उपनिषद, ये क्या था, श्रुति लिटरेचर। नेक्स्ट दर्शन शास्त्र में ये देखिए, ये छह छह शास्त्र है, याद कर लीजिए। जनरली मैच द फॉलोइंग में इसको पूछ दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में इसको पूछ देती है कोई भी एग्जाम, यूपीएससी वगैरह। ठीक है। मीमांसा बाय जामिनी, वेदांता बाय वेदव्यास, सांख्य बाय कपिल, योगा बाय पतंजलि, न्याय बाय गौतमा और वैशेषिक क्या बाय कांड। अब जो नेक्स्ट है हम लोग के पास है, वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक है कैनोनिकल और एक है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल में मतलब जो भी मतलब एक कंप्लीट रिलीजियस थिंग्स का होगा, कंप्लीट जो रिलीजियस जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे कैनोनिकल में। और जो नॉन कैनोनिकल में है, सपोज ये देखिए मिलिंद पानहो, उसके अलावा जो एक अशोक जब अपने बेटा बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को जब भेजा था, तो उसी के ऊपर श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। तो उसी पर दो किताब है, एक है महावंश, महावंशा, और एक है दीपवंशा। तो ये दो जो है जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में। ये मिलिंद पांडु एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, जिसमें कि एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु नाम है, बुद्धिस्ट monk का नाम है नागसेन, और जो ग्रीक रूलर है मिनांडर। उस दोनों का कन्वर्सेशन हुआ। मिनांडर को लग रहा था कि यार जिंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ कोहरा ही कोहरा है चारों ओर। जाकर के नागसेन से मिला, और नागसेन ने इसको इसको शिक्षा दी, और ये इतना मतलब प्रभावित हो गया, इसने बुद्धिज्म को अपना लिया और बाद में अपना नाम मिनांडर से मिलिंद कर लिया। ओके। तो उसी का कहानी है मिलिंद पार्नो में। तो ये सब चीज जो है महावंशा, दीपवंशा, ये सब हम पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल में। और रेस्ट जो जो त्रिपिटक बच गया, जैसे कि ये देखिए, ये सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये हम लोग पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। अब सुत पिटक में जो 5 चैप्टर, उसमें से एक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें बताए थे कि 16 महाजनपद का मिलता है। एक खुदक निकाय है, ये भी सुत पिटक का 5 चैप्टर में से एक है, वन ऑफ द 5 चैप्टर्स ऑफ सुत पिटक, जिसमें मिलता है जातक टेल्स। अब जातक टेल्स में क्या है, क्या स्टोरी है कि ये इसमें महात्मा बुद्ध का जो मतलब जो इस जन्म से पहले जो पिछले जन्म का जो स्टोरीज वगैरह है, उसमें मिलता, वो उसका कहानी हम लोग को मिलता है जातक वंश में, जातक टेल्स में। रेस्ट जो अदर बुक्स ये देखिए, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पान्हो, दिव्यावदान, महावस्तु, ये सारे के सारे हैं नॉन कैनोनिकल। और ऊपर जो ये था त्रिपिटक वगैरह, ये सब था कैनोनिकल फॉर्म में। महायान, अब बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था, बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था, हीनयान और महायान से निकल के आया था। अब महायान का ये एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, मध्यमिकाज, ठीक ना, मध्यमिकाज और योगाचारा, ये दोनों जो है संस्कृत में लिखा गया था। ये दोनों किताब संस्कृत में, अदर जो भी किताब है सब पाली में लिखा गया है, अदर जो भी किताब है सब पाली में लिखा गया है, लेकिन ये दो किताबें जो संस्कृत में लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं जैन टेक्स्ट पे, तो वही आगम आता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 प्राकीर्ण, 6 छंद सूक्त आ जाता है, 10 प्राकीर्ण और 6 छंद सूक्त। 6th सेंचुरी बीसी में इसको वल्लभी नगर में कंपाइल किया गया, प्राकृत लैंग्वेज में, यानी कि हाफ मगधी, अर्ध मगधी जिसको बोलते हैं। वल्लभी नगर कहाँ पर, तो गुजरात में। उसके बाद एक आजरांग सूत्र है, महावीर, वर्तमान महावीर के बारे में मतलब जानकारी देता है। भगवती सूत्र, जैसा जैसा कि मैं बताया आपको, 16 महाजनपद का जानकारी देता है। उसके अलावा कल्प सूत्र बाय भद्रबाहु। अब भद्रबाहु कौन थे, तो जब मगध में एक बार क्या हुआ था कि बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, बहुत भयानक, ठीक ना।
तो मगध में जो अकाल पड़ गया था, तो सपोज मन की आंखों से देखिए, ये गुजरात, ये इंडिया है, ठीक ना, इधर से जा रहा अपना चाइना वगैरह उधर, तो यहाँ पर है मगध, ठीक ना। अब यहाँ पर जो अकाल पड़ा, तो अब भद्रबाहु जो है सो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अब इनसे बोले कि यार अब क्या किया जाए, अकाल पड़ गया है। तो भद्रबाहु बोले चलिए साउथ इंडिया की तरफ। तो यहाँ पर जो है सो क्या बोलते हैं, दो सेक्ट में डिवीजन हो गया है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, दोनों में आगे पढ़ाऊंगा। तो बस वही है, भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ कुछ बौद्ध भिक्षु यहाँ साउथ इंडिया चले गए, और बाद में वापस भी आ गए जब अकाल वहां पर खत्म हो गया। और यहीं पर कर्नाटका में एक जगह है, श्रवण बेलागोला, श्रवण बेला गोला। यहाँ पर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने संघेलना या संखेलना कुछ बोलते हैं, जो जैन जो फास्ट रखते हैं ना, फास्ट टिल डेथ, संलेखना, 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 संलेखना मतलब होता है फास्ट टिल डेथ। किसने लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया, और उसने श्रवण बेलागोला में अपना प्राण त्याग दिए, और राजपाट सब किसको दे दिया? बिंदुसार को। नेक्स्ट जो कुछ नॉन रिलीजियस सोर्सेज हैं वो यही है। अब ये देखिए, जो यहाँ पर सबका सारा का सारा मैं पीडीएफ दे चुका हूँ, पीडीएफ में कंपाइल है, आपको बस याद करना है, इसको मतलब रट्टाफाई करना होगा इसको, आप और कोई मतलब उपाय नहीं है, इसको रट्टाफाई करना होगा। जनरली जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग्स में या फिर बहुत सारे एग्जाम है जिसमें T20 के रूप में भी पूछ देता है, ठीक ना। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इसी को बोलते हैं हम लोग चाणक्य, चाणक्य, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्यन। अब ये जो अर्थशास्त्र है ना, इसका ओरिजिनल बुक खो चुका है। 1905 में कोई थे जो मतलब खोजा था, मैं नाम अभी मतलब याद में ध्यान में नहीं है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो 1905 में जब इनको खोजा गया था, ये 15 बुक में ये कंपाइल है। और ये जो जनरली जो है ना, ये जनरली जो है सो इंस्ट्रक्शंस यानी कि ऑर्डर के रूप में है, इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑर्डर के रूप में है, मतलब कि ये राजा को संदेश देता है कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए प्रजा के भला के लिए। ओके। अब ये है मुद्रा रक्षक, किसने लिखा है? विशाखा दत्त। ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया था, गुप्ता पीरियड। और ये बता किसके बारे में रहा है? ये बता रहा है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहा है मौर्यन का, लिखा गया गुप्ता पीरियड में। यानी कि देख लीजिए, करीब करीब 300-400 पहले का ये जानकारी दे रहा है। उसी तरह से देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है, ठीक। अब ये इसमें क्या है, तो ये देखिए, जो क्वीन जो थी ध्रुवा देवी, गुप्ता रूलर थे, एक नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक। मतलब नाम तो मतलब ध्यान में आ नहीं रहा है, तो मतलब ये ध्रुवा देवी एक रूलर मतलब क्वीन थी, और गुप्ता रूलर, हाँ रामा गुप्ता, याद आ गया, क्या हो गया इसको, हाँ, रामा गुप्ता करके एक रूलर था गुप्ता का, जिसकी वाइफ थी ध्रुवावती, जिसको शक रूलर रूलर जो जब इन्वेट किया था ना, तो इसने अपनी रानी को उसको दे दिया था, लेकिन बाद में इसका ब्रदर जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको रानी को बचा लिया, और अपने आप को राजा बनाया बाद में। अब ये है मिर्च का टीकम, किसने लिखा? शूद्रक। जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था, तो उसमें उसमें मैं बताया था लास्ट क्लास में भी कि ये एक मतलब एक दो कपल है, एक विलेन है, उसका मतलब एक लव ट्रायंगल का स्टोरी है। स्वप्न वासुदेवम भाष्य, प्रतिज्ञा सौंदरम भाष्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास, जो शुंगा डायनेस्टी के बारे में जानकारी देता है। TYNASTY, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओके। अब सुंगा डायनेस्टी जो मतलब क्या बोलते हैं, मौर्यंस को खत्म करने, मौर्य मौर्य का जो अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने मार के शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किया था। तो वही शुंगा डायनेस्टी के बारे में किसे मिलता है? मालविकाग्नि मित्र में मिलता है। फिर विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास, ऋतु संहारण भी कालिदास, और योगा शास्त्र पतंजलि पतंजलि ने लिखा था।
फिर इधर आ जाइए तो ये देखिए, बुद्धचरित्र सुघोष ने लिखा था। महाविभाषा सुक्ता वसुमित्र ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। बृहत संहिता वराह मिहिर ने लिखा था। वराह मिहिर ने लिखा था। फिर पंच सिद्धांतिका, वो भी वराह मिहिर ने लिखा था। नीति शास्त्र कामदंक ने लिखा था। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा था। राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, जो बहुत लोग जो पाकिस्तान जो कश्मीर कश्मीर जो कर रहा है ना, आई थिंक उसको राजतरंगिणी पढ़ना चाहिए। पता पता चल जाएगा कश्मीर का हिस्ट्री क्या है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज, इट इज एंड इट विल बी। नेक्स्ट है विक्रमोदेव चरित, बिल्हन ने लिखा था। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा ने लिखा था। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर देवा ने लिखा था। फिर काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा था। ये पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखा था। अब ये चांद बरदाई वही थे जब पृथ्वीराज को मतलब गौरी उठा के ले गया था उधर कंधार। तो वहां पर आंख वाँख फोड़ दिया था और बाद में बोला था सब वेदी बांध चला सकते हैं। तो वो चांद बरदाई नहीं, चांद बरदाई थे जो मतलब क्या बोलते हैं, गौरी का जो एग्जैक्ट लोकेशन था वो बताए थे एक पोएट्री फॉर्म में। तो वो जो पोएट्री था वो था कि मतलब 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये चांद बरदाई। अब ये जो है ना, ये भी कुछ फॉरेन अकाउंट है जो मीडिएवल के टाइम में इंडिया आए थे। ठीक ना। ये चार जो है, एक ये तहकीकाते हिंद, अबू अबू रिहान अल बरूनी, तारिक सुबतगीन बैहाकी, शाहनामा फिरदौसी, चचनामा अली अहमद। इसके अलावा जो एक जो इम्पोर्टेंट है वो है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो और एक जियाउद्दीन बर्नी। ठीक। आमिर खुसरो को जैसे तूती हिंदी बोला जाता है। तूती हिंद। इससे रिलेटेड रिलेटेड मल्टीपल चीजें, लेकिन हम लोग मिडिवल इंडिया में इसको कवर करेंगे। तो इस ये किताबें ध्यान रखिएगा, अभी याद कर लीजिए, बाद में मतलब पढ़ लीजिए यहाँ पर। बाद में भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। मेघदूतम जो बताया था मैंने कि कि ऊपर जो है सो आसमान में यक्ष है, नीचे यक्षिणी है, बीच में बादल है। तो यक्ष को मतलब बोलता है कि यक्ष बोलता है बादल को कि मेरी यक्षिणी को मैसेज देना कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह जो मल्टीपल चीजें हैं। तो इस तरह का मतलब ये किताब सब है। ठीक ना। अच्छी अच्छी बुक सब है। इसके आगे करण जौहर भी फेल है। नेक्स्ट, जो ट्रेवलर्स अकाउंट है हिस्टोरी का, किसने लिखा था? हीरोडोटस ने लिखा था, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। इसने क्या किया, जो मल्टीपल जो ट्रेवलर्स थे, ठीक ना, उन सारे की सारी किताब को मतलब उठाया और उसमें जो जो भी पार्ट थे सबको मतलब कंपाइल करके ये अपना एक किताब हिस्टोरी का लिख दिया। नेक्स्ट एक इंडिका था। हाँ, ये बात है कि हेरोडोटस जो है ना, ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रोरी था। अलेक्जेंडर के टाइम समकालीन है। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में एग्जिस्ट करने वाला। समकालीन नो। ओके। एक इंडिका मेगा स्नीज, किसने? ये कोड ड्रामा है, स्लेवरीज और चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये एम्बेसडर था एट चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर। किसका एम्बेसडर? तो ये ग्रीक ग्रीक एम्बेसडर था ये। ओके। फाहियान जो है सो ये क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। इत्सिंग जो है सो हर्षवर्धन के बाद आया था, जो ताम्र लिपि वेस्ट बंगाल में रुका था कि सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए। उसके बाद शियुकी वेनसांग का किताब है, किस टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और ये स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों रहा था कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी पे। ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको एक बख्तियार खिलजी आया था, ठीक है, लुटेरा, वो जला करके राख कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतना सारा किताब सब था, तो ये करीब करीब 6 मंथ तक ये जलता रहा था। ओके। बहुत सारे रिसर्च वगैरह थे जो मतलब कंप्लीटली बर्बाद हो गया था। इसके बारे में स्टोरी पहले ये तो पढ़ लेते हैं, फिर वो मैं स्टोरी को बताता हूँ। ह्वेन सांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स और प्रिस्ट ऑफ एथिक्स, यानी कि नीति का पंडित भी कहा जाता था। एथिक्स मतलब नीति, नीति का पंडित कहा जाता था। अब अल मसूदी और सुलेमान, ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा जो था उसके बारे में लिखा था। और ये डायमेकस जो है सो ग्रीक एम्बेसडर था, किसमें? बिंदुसार के कोर्ट में। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ओके। तो यही है। अब जनरली इसमें जो कंफ्यूजन होता है कौन किसके टाइम में आया। अब देखिए, हुएन सांग एच, ये आया हर्षवर्धन के टाइम में, एच फॉर एच। उसके बाद
इत सिंह, हर्षवर्धन, एच के बाद क्या आता है? एच आई, ABCDEFGHI। तो हर्षवर्धन के बाद क्या आ जाएगा? हर्षवर्धन के बाद आएगा इत सिंह, तो इत सिंह आफ्टर हर्षवर्धन। और फाहियान जो है, रेस्ट क्या बच गया? फाहियान। तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आएगा। सीयू की किताब किसने लिखा था? तो हुवेन सांग ने लिखा था। ओके। अब जहां तक बात है ये बख्तियार खिलजी का, तो एक बार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, कोई भी हकीम वगैरह इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी से एक पंडित, एक मतलब पंडित गया था उसका इलाज करने के लिए, और उसने मतलब कहा कि मैं किसी किसी काफिर के हाथ से दवा नहीं लूंगा। तो उसने कुरान के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं अपना दवा लगा दिया, और कहा कि कुरान का ये 2 पन्ना आप रोज पढ़िए। वो ठीक हो गया। वो बाद में उसको गुस्सा आया कि यार इनके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया। बस उसी गुस्सा में इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया। बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, एक टी आई, बख्तियारपुर करके एक जगह है, पटना के पास है। तो यहाँ नालंदा जाने के लिए आपको यहाँ उतरना पड़ेगा, ठीक ना? जिसने तोड़ा है उसी के नाम पे हम लोग ये शहर बसा के रखे हुए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।